वेल स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक लेक्चर्स को, जिसमें हम एक बुक रिव्यू कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस कि व्हाट इज़ बेसिकली फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस के जब हम एक बात करते हैं तो फाइनेंस इज़ नथिंग बट रिलेटेड विद द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ मनी अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, बिजनेस अगर कोई आदमी कर रहा है, वहाँ पर अनसर्टेनिटी है, देयर आर रिस्क बट देयर आर रिटर्न ऑल्सो। तो वहाँ पर इस सिमेट्री को बैठाना और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, वही एप्लीकेशन कहलाता है फाइनेंस। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर दैट फाइनेंस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू डिसीजन मेकिंग दैट इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ मनी अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे उस पहलू में अगर इसे देखें तो इन फाइनेंस वी वरी अबाउट मनी एंड वी वरी अबाउट द फ्यूचर। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आएगा और फ्यूचर में उसका क्या रोल होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द फाइनेंस इज कंसर्न। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फाइनेंस को डिफाइन किया जाए तो इन्वेस्टर्स एलोकेट देयर फंड्स अमंग फाइनेंशियल assets in order to accomplish their objectives, and businesses and government raise funds by issuing claims against themselves and then use those funds for operations. देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट अ कमिटमेंट ऑफ मनी, कमिटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि उसके अगेंस्ट में उनको एक अच्छा रिटर्न, एक फ्रूटफुल रिटर्न उनको वहाँ से मिल जाए। तो फाइनेंस प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग डिसीजंस एज टू हाउ टू गेट फंड्स, पैसा कहाँ से आएगा, एंड व्हाट वी शुड डू विद देम वंस वी हैव देम। और पैसा अगर मेरे पास में आ गया तो अब हमें उसका यूज़ कैसे करना है। It is a financial system that provides a platform by which funds are transferred from those entities that have funds to those entities that needs fund. The foundation of finance draw from the field of economics. ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की एक सब्सिडियरी है, सिस्टर कंसर्न है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात वॉरेन बफेट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, कंपटीशन इज इम्पॉर्टेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ते हैं, ये बुक रिव्यू को हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम पॉइंट वाइज जैसे डिस्कशंस कर रहे हैं वैसे हम करते चलेंगे। देखिए, फाइनेंस एंड इट्स रिलेटेड फील्ड्स। देखिए, फाइनेंस साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है, स्टैटिस्टिकल थ्योरी से भी रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से भी रिलेटेड है, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इन्वॉल्व है और इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है। मेजरली इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और इकोनॉमिक्स का, जिससे हम कंसर्न हैं। जिन टॉपिक्स को हम लेकर के चल रहे हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी एनालिसिस में, तो बेसिकली वी आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट एंड इकोनॉमिक्स पार्ट। ओके, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और इन सारे रिलेटेड फील्ड्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो फाइनेंस क्या है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। फाइनेंस इज एन एनालिटिकल यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने बताया कि कंपनी हाउ टू प्रोक्योर फंड्स, पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा आपके पास में अगर आ गया बाय एनी मीन्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स, इक्विटी से, डेट से या कुछ और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, तो उस पैसे को आपको कैसे यूज़ करना है एज ए इंडिविजुअल भी इम्पॉर्टेंट है और एज ए कंपनी आप उसे कैसे यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में यहाँ पर डिमांड भी है, सप्लाई भी है, आपका प्रोडक्शन भी है और आपकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड अदर सो मेनी इकोनॉमिक conditions, principles are applied. Then it uses accounting information as inputs to decision making. ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें ये पता करना पड़ेगा हमारे पास में कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, फिर हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, फिर अगर ये निकल आया तो हमारा
ऑपरेटिंग इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें कितना इंटरेस्ट है, फिर कितना उसमें टैक्स है, फिर उसका जो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस फिर उसको निकालेंगे। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस अगर हमें पता चल गया तो हमें ये भी पता होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए कि शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं। ये पता चल गया तो हमें अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा। अर्निंग्स पर शेयर पता चल जाएगा तो हमें आगे चल कर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पता चल जाएगा। ग्लोबल इन पर्सपेक्टिव, मैक्रो लेवल पे इसको हमेशा स्टडी किया जाएगा। ग्लोबली इन द स्टडी ऑफ हाउ टू रेज मनी एंड इन्वेस्ट इट प्रोडक्टिवली। जैसे ये पहले भी मैंने इसको बताया कि पैसा आपके पास में कहाँ से आएगा और आपको उस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ओवरऑल फाइनेंस इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अप्रोच। Okay, this is drawn from many areas outside of economics also, like financial accounting, like mathematics, like probability theory, statistical theory, psychology, जो हमने यहाँ पे एग्जिबिट 1.1 में देखा भी है। इसको आप एक बार अगर आप देख लेंगे। ओके, फिर यहाँ पर आता है, चूँकि हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों का, द 3 एरियाज विद इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम यहाँ पे अपने CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं मिडिल ईस्ट में, उनको मैं ये बताता रहता हूँ। 3 एरियाज, कैपिटल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट थ्योरी। इसको इन डेप्थ भी हम स्टडी कर रहे हैं 1 by 1, लेकिन आपको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल में बता दें। कैपिटल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट थ्योरी से रिलेटेड हमारा आ जाता है वही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वही सिक्योरिटी एनालिसिस, वही कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर मार्केट, इक्विटी से कैसे पैसा रेस कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनीज कैसे फॉर्म कर रही हैं, इक्विटी और डेट का उसमें क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रेशियो है। और उसके बाद में आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, या प्रोजेक्ट में और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्ट किया तो उसमें कैसे आप रिटर्न इवेलुएट करेंगे एज़ पर द ARR, एज़ पर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड पे बैक पीरियड। सो दे 3 एरियाज विद इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, कैपिटल मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट थ्योरी। कैपिटल मार्केट थ्योरी में हमारे पास में ये सब आ जाएंगी, आपकी मार्कोविट्स थ्योरी और arbitrage pricing theory, capital asset pricing model, and there are some certain other theories and applications which will be used over here. Next जो बात करेंगे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 3 एरियाज से क्लियर हो गए आपको। 3 एरियाज विद इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अब कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट थ्योरीज में क्या क्या चीज़ें हैं, ये इसमें थ्योरेटिकल है, इसको आप एक जस्ट नटशेल आप देख लें अगर इसको। द फील्ड ऑफ कैपिटल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट थ्योरीज फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, द प्राइसिंग ऑफ रिस्की एसेट्स, रिस्क फ्री एसेट्स, रिस्की एसेट्स, कैसे उसको आप एफिशिएंट फ्रंटियर आप डेवलप कर रहे हैं, एंड अदर कैपिटल एसेट प्राइसिंग थ्योरीज, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने स्टडी करी भी हैं और आगे चल के हम थोड़ा और इसको एडवांस लेवल में स्टडी करेंगे। फिर आगे बात करी जाए तो आगे बात करते हैं इसी में, इन फाइनेंस बीटिंग द मार्केट मीन्स आउट परफॉर्मिंग द मार्केट बाय जनरेटिंग अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए कि थोड़ा सा हुआ है, काउ फॉर हर मिल्क, ए हैन फॉर हर एग्स एंड ए स्टॉक बाई हेग एंड फॉर हर डिविडेंड्स। एक तरह का जार्गन है जिसको जॉन बर विलियम्स ने इवैल्यूएशन ऑफ द रूल ऑफ प्रेजेंट वर्थ थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1937 में बताया था कि शेयर मार्केट में जैसे एक काउ है, इट इज़ शी इज़ कंसर्न फॉर हर मिल्क, ए हैन फॉर हर एग्स एंड ए स्टॉक बाई हेग फॉर हर डिविडेंड्स। उसको डिविडेंड से मेज़र किया जाता है कि स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, साथ साथ स्टॉक आपको साइमल्टेनियसली और क्या दे रहा है, आपको इंटरिम डिविडेंड दे रहा है, या बोनस शेयर दे रहा है, या राइट इशू फॉर्म में दे रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कशंस होते हैं।
फिर उसके बाद में आती है बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड विद द डिसीजन मेकिंग, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। इंटायर investment decision or the capital structure decision making is governed under the financial management. Then after that what comes here, अब रिस्क की जब बात आती है, रिस्क की बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो और चाहे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग हो, उसमें रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिस्क। रिस्क बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर, जिसको हम स्टडी करते हैं। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, जिसमें हम कोई सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात नहीं करते हैं, जो मार्कोविट्ज़ ने भी हमें बताया था। फिर उसके बाद में आ जाता है बीटा। बीटा इज़ द मेजरमेंट ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क विच इज़ अनकंट्रोलेबल बाय नेचर। तो व्हाट आर द 4 कीज एज फार एज द रिस्क मैनेजमेंट इज कंसर्न। पहला तो आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ रिस्क। आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसका आता है असेसमेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम जो बात असेसमेंट की करेंगे, तो असेसमेंट हम उसी रिस्क का कर सकते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो बीटा है, बीटा को हम मेजर कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मेजर कर सकते हैं। असेसमेंट हो गया। मिटिगेशन। मिटिगेशन मीन्स होता है रिड्यूस करना। उस रिस्क को हमें फिर दूसरे मेजर्स लेने होंगे उसको रिड्यूस करने के। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड। रिस्क ट्रांसफरेबल होता है और रिस्क को रिड्यूस भी किया जा सकता है। नंबर 4 आता है आपका, देखिए, ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस मीन्स अगेन विच इज़ रिलेटेड विद द ट्रांसफरेबल। रिस्क इज़ डाइवर्सिफाइड। रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाई असेसमेंट के बाद। ओके, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने असेस कर लिया उस रिस्क को, आप उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स आते हैं, उसको रिड्यूस करना और उसको ट्रांसफ़र करना। द फर्स्ट स्टेप इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू एक्नॉलेज द रियलिटी ऑफ रिस्क। डिनाइल इज अ कॉमन टैक्टिक दैट सब्स्टिट्यूट डेलिबरेट इग्नोरेंस फॉर थॉटफुल प्लानिंग। ये चार्ल्स ट्रेम्पर ने कहा था कि आपको सबसे पहले रिस्क की रियलिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर द रिस्क। एवरीवेयर द रिस्क इज प्रिवेलेंट। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। अब बात आती है आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज कमिटमेंट ऑफ मनी। आपने अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, आपने आफ्टर दैट क्या किया, इस्टेब्लिशिंग एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपने बनाई। उसके बाद में आपने सिलेक्शन किया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जैसी आपने बना लिया। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मीन्स आपके जो मोड ऑफ एक्शंस हैं, क्या करने जा रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, फिर आपने उसको इन्वेस्टमेंट उसकी पॉलिसी बना ली। पॉलिसी बनाने के बाद में आपने बना लिया स्ट्रैटेजी, मीन्स व्हाट टू डू। देन सेलेक्टिंग स्पेसिफिक असेट्स। फिर आपने अपने असेट्स को सेलेक्ट करना शुरू किया कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको इक्विटी में करना है कि डेट में करना है कि अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में करना है कि रियल एस्टेट में करना है कि गोल्ड में करना है कि बुलियन में करना है या डेरिवेटिव्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या एक डाइवर्सिफाइड वे में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक असेट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेजरिंग एंड इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। आपने सब स्ट्रैटेजी बना ली, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया। सिलेक्शन क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद अब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, एज आई टोल्ड यू, इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द कमिटमेंट ऑफ मनी, कमिटमेंट ऑफ फंड्स इन वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो अब इन इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को आपको मेजर करना होगा। इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे? फॉर एन एग्जांपल, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, आपका ऑब्जेक्टिव था कि आपको उस गोल्ड से 6 महीने में 20% आपको रिटर्न लेना है। 6 महीने गुजर गए, 6 महीने के बाद आपने उस परफॉर्मेंस को मेजर किया। पिछले 6 महीने का आपने पूरा रिकॉर्ड देखा, कब कहाँ कितना रिटर्न दिया, और बेचने से पहले, इसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले आप उसको
मेजर करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है 20% का, तो क्या गोल्ड ने आपको 20% रिटर्न दिया या 20% रिटर्न नहीं दिया। अगर 20% रिटर्न नहीं दिया है देन यू लुक बैक, या तो आप उसको रिटेन कर लीजिए और या फिर आप उसको बेच के बाहर आ जाइए। तो मेजरिंग एंड इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कैसे? गोल्ड का मैंने आपको बताया, सेम वे लैंड के केस में है, सेम वे ये आपका शेयर्स के केस में है कि आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया, उसमें आपने रिलायंस का, आपने जो है उसमें बैंकिंग सेक्टर में HDFC का, SBI का, विप्रो का, इन्फोसिस का और GMR इंफ्रास्ट्रक्चर का, ग्लैक्सो का, आपने ये सब पूरा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लिया। आपने उसका पूरा एनालिसिस करी, आपने एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर्म करी, आपने उसकी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे हमें कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कितना करना है। सेलेक्टिंग स्पेसिफिक असेट्स, वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपने एक डाइवर्सिफाइड बना लिया, आपने बैंकिंग सेक्टर से ले लिया, आपने सॉफ्टवेयर सेक्टर से ले लिया, आपने ऑयल सेक्टर से ले लिया और फाइनेंशियल सेक्टर से ले लिया। ये आपने एक स्पेसिफिक असेट्स का पोर्टफोलियो आपने फॉर्म कर लिया। उसको फॉर्म करने के बाद में एक सर्टेन पीरियड के बाद आप उसकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि वो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, इज़ दिस एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट, इज़ दिस इन्वेस्टमेंट फुलफिलिंग योर objectives which you have set initially, is this investment performance viable with your establishing an investment policy, is this your investment performance yield from various types of the investments suitable for your strategy। और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस अगर आपकी पुअर है तो दैट मीन्स यू हैव नॉट सेलेक्टेड स्पेसिफिक असेट्स सूटिंग टू द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आपने प्रॉपर इकोनॉमी एनालिसिस नहीं किया, आपने कंपनी एनालिसिस नहीं किया, आपने इंडस्ट्री एनालिसिस नहीं किया और एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इज शोइंग पुअर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हमारे पास में जो पॉइंट्स हैं, ओके, सो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, जो पॉइंट्स हमने आपको पूरा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का एक प्रोसेस बताया, उसके जो एक्टिविटीज़ हैं, सेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट विद अ थॉरो एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले, इवन गोल सेट करने से पहले आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस आपकी क्या होगी? एनालिसिस आपकी होगी टू फाइंड आउट द इंटायर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं। ओके, आपके उसमें रिस्क असेसमेंट आपका आ जाएगा, आपके दूसरे उसमें पॉइंट्स जो हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। सो दिस टास्क बिगिंस विद द डिसीजन ऑफ हाउ टू एलोकेट असेट्स इन द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की अब बात आ गई यहाँ पर। देखिए, द पोर्टफोलियो इज़ क्या है? पोर्टफोलियो इज़ नथिंग बट द बंच ऑफ सिक्योरिटीज़। यहाँ पर क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। द पोर्टफोलियो इज सिंपली द सेट ऑफ simply the set of investments that are managed for the benefits of the clients. Next, the investment manager must select a portfolio strategy that is consistent with the investment objectives and investment policy guidelines. देखिए, पोर्टफोलियो फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। पोर्टफोलियो एक बास्केट होती है जिसमें डिफरेंट क्या कह सकते हैं आप, वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं। जैसे एक फ्रूट की बास्केट है, उसके अंदर एप्पल भी है, बनाना भी है, ग्रेप्स भी हैं, ऑरेंजेस भी हैं, कीवी भी है, एवोकाडो भी है। सो दैट बिकम्स डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ फ्रूट्स। उसी तरीके से पोर्टफोलियो जब हम कहते हैं, द पोर्टफोलियो इज़ अ बंच, इज़ अ बास्केट ऑफ मेनी सिक्योरिटीज़। उसमें डेट बेस्ड सिक्योरिटीज़ भी हैं, आपकी इक्विटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी इसके अंदर हैं। वो डाइवर्सिफाइड होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की डिफरेंट कंपनीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और वो क्लाइंट्स के लिए होती हैं जिसको वो इन्वेस्ट करते हैं उसमें। ओके, सो अब आते हैं हम अपने, हो सकता है आगे चल के इसमें मार्कोविट्स का भी आए, क्योंकि जहाँ कहीं भी पोर्टफोलियो का जिक्र होगा, वेयर एवर वी विल डिस्कस अबाउट द पोर्टफोलियो एंड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज एंड हाउ टू मेक द पोर्टफोलियो
एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पोर्टफोलियो, वहाँ पर हमारे पास में हैरी मार्कोविट्स का नाम ज़रूर आएगा, बिकॉज ही वॉज अ पर्सन हु फॉर्मुलेटेड दिस थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो कह सकते हैं, या थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो। हैरी मार्कोविट्स ने 1952 में ये थ्योरी दी थी। दिस थ्योरी प्रपोजेज हाउ इन्वेस्टर्स कैन कंस्ट्रक्ट portfolios based on two parameters, mean return and standard deviations of returns। अब देखिए यहाँ पर यही चीज़ जो मैं एक मार्कोविट्स की थ्योरी मैंने आपको बताई थी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, उसमें यही सारे पॉइंट्स आए थे। एक तो हमने ले लिया था उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ही मीन रिटर्न है, और रिस्क लिया था, रिस्क क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द रिटर्न्स। मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया आपने 10%, ठीक है, 10% आपने उसका रिटर्न कैलकुलेट किया, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ जाता है यहाँ पर 3% फॉर एन एग्जाम्पल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उससे बहुत कुछ इसमें रोल मिलेगा आपको। ये आपका आ गया मीन, ये मीन है। ये मीन तो आपका निकला है किस बेसिस पर, आपके हिस्टोरिकल प्राइसेस के बेसिस पर ये मीन निकाल लिया आपने 10%। स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें 3%, यानी 3% उसमें रिस्क है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको समझ लीजिए यहाँ पर, वो या तो 10-3 हो सकता है, और या वो हो सकता है 10+3, या तो 10-3 हो सकता है या 10+3 हो सकता है। अक्सर उसको लिखा इस तरह से जाता है 10 ± 3%, 3% ये जो पॉइंट्स हैं, तो ये आपको दिखा रहा है कि ये मार्कोविट्स ने 1952 में ये थ्योरी दी थी, मीन रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द रिटर्न। द लेटर पैरामीटर इज अ मेजर ऑफ रिस्क, ये रिस्क है, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टमेटिक रिस्क की बात नहीं हो रही है अभी। यहाँ पर सिर्फ आपका डेविएशन की बात हो रही है कि आपका जो मीन है उससे सिक्योरिटी रिटर्न वाइज कितना डेविएट कर सकती है, सिर्फ इतनी बात हो रही है। इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं हो रही है। द लेटर पार्ट इज अ मेजर ऑफ रिस्क, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। वी आर कंसर्न विद द स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट मिनट। Okay, so what distinguishes investment management from the financial management? Investment management financial management से कैसे मुख्तलिफ है, कैसे अलग है? Okay. Yes, carry on, because since it is online discussion, so that is why I am hearing also. ओके, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कैसे डिफरेंशिएट इसको हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट इज़ द कमिटमेंट ऑफ मनी। आपके पास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, आपके पास में इक्विटी का एक ऑप्शन है, डेट का ऑप्शन है, आपके पास में रियल एस्टेट का ऑप्शन है, डेरिवेटिव्स का ऑप्शन है, आपके पास में बुलियन, करेंसी, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। वहाँ पर आप एक ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं, फिर एक आप फार्मूलेट करते हैं स्ट्रैटेजी फार्मूलेट करने के बाद में आप उसको प्रोसेस में लाते हैं, फिर आप वो बेस्ट जो सिलेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनको लेते हैं, और लास्टली आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि इट इज़ रिलेटेड विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोचेज ऑफ द फर्म। इंटायर डिसीजन मेकिंग, कैसे प्रोजेक्ट का क्या रोल है, कैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट इवेलुएट करते हैं, विच आर द प्रोजेक्ट्स फाउंड टू बी फिजिबल फॉर द पर्पज ऑफ कैरी ऑन द टास्क और जस्ट ले ऑफ दैट टास्क। देन नंबर 2, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिस्काउंट रेट इन डिसीजन मेकिंग। नंबर 3, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो।
देन कैपिटल बजटिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। हाँ, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये मेरे हिसाब से ये बहुत फिजिबल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स जो थ्योरी में आपके कवर हो गए हैं पीछे। कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। हालांकि इसमें एक चीज़ और होनी चाहिए, कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो आपका पूरा ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज भी यहाँ पर कवर हो जाता। कैपिटल बजटिंग में जब हम बात करते हैं तो कैपिटल बजटिंग में मैंने आपको बताया था कि वी डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। जो कंपनीज़ प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करती हैं वो कई सारे मेथड्स भी अप्लाई करती हैं ये जानने के लिए कि उनके पास में इन्वेस्टमेंट का क्या ऑप्शन था और जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसमें उनको क्या रिटर्न मिला है। अगर उन्हें ये पता नहीं चलेगा तो वो आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस प्रोजेक्ट में। उसके कई सारे मेथड्स होते हैं जो मैंने आपको डिस्कशन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, और इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं। आपका पहला मेथड आता है ARR, ओके, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये ट्रेडिशनल मेथड होता है। फिर आता है आपका PB, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स यूज्ड हियर। Then net present value of the project, then internal rate of return, then profitability index। कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल लिवरेज, जब मैंने इसको एक लेक्चर डिलीवर किया था और उसका प्रेजेंटेशन भी दिया था। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ रिलेटेड विद द फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ फंड्स। कंपनी किन किन सोर्सेज से पैसा एक्वायर करती हैं, इक्विटी से करती है और डेट से करती है। जब वो डेट से इस्तेमाल करती है तो वहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल लिवरेजेस का। तो इक्विटी और डेट का जो कॉम्बो होता है, बेसिकली तो देखिए सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं 4। पहला होता है इक्विटी, जो कॉमन शेयर होल्डर से जो पैसा रेज किया जाता है, पहला, ओके। नंबर 2 आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा रेज किया जा रहा है, तो वो आपका आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 3 आता है आपका डेट से, बैंक से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, या देर आर डिफरेंट बॉट आउट डील्स और अदर मेथड्स ऑफ रेजिंग डेट बेस्ड फंड्स फ्रॉम द मार्केट, जहाँ पर कंपनी इज़ लायबल टू पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न टुवर्ड्स देयर लोन पेमेंट्स। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 होता है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। जब नेट प्रॉफिट्स होते हैं, नेट प्रॉफिट्स में से कंपनीज क्या करती है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स के बीच में। कभी कभी कंपनीज क्या करती है कि वो मार्केट में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके पैसे को रिटेन कर लेती है, वो कहलाती है रिटेन्ड अर्निंग्स। या कभी कभी पार्शली जो है वो थोड़ा सा डिविडेंड पे कर दिया एंड मेजर अमाउंट इज कैप्ड एज अ रिटेन्ड अर्निंग। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए कैपिटल स्ट्रक्चर में, जिसमें हमने आपको बताया कि इक्विटी एंड डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 5, व्हाट आर करेंट एसेट्स। तो देखिए करेंट एसेट्स जो है वो फाइंड आउट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट स्टडी करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में आपको क्या इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हो गया एक साइड में, दूसरे साइड में आपके पास में आ गई फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपकी विच यू कैन टच, यू कैन फील एंड विच रन इवन आफ्टर 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल के बाद भी यानी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में भी वो आपके पास में रिटेन रहती हैं, वो कहलाती हैं आपकी फिक्स्ड एसेट्स। जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, फिक्सचर्स हो गए, आपकी मशीनरी हो गई, ये सब चीज़ें आपकी हो गई फिक्स्ड एसेट्स। करेंट एसेट्स में आपका हो गया आपका कैश हो गया इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया, रिसीवेबल्स हो गए एंड अदर बिल्स विच आर जो डेटर्स हो गए आपके। तो ये सब चीज़ें आपकी होती हैं करेंट एसेट्स, जिसको आप विद इन ईयर अगर आप उसको इन कैश कर लेते हैं दैट विल बी बेटर फॉर द कंपनीज फ्यूचर। आगे बात करते हैं अब हम, अब इसमें और भी क्वेश्चंस में इफ़ अ मार्केट इज प्राइस एफिशिएंट कैन इन्वेस्टर बीट द मार्केट, विच टाइप ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिव और पैसिव इज़ द बेस्ट। आप बताइए, एक्टिव इन्वेस्टमेंट
बेस्ट होता है या पैसिव इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है? दोनों ही इन्वेस्टमेंट आपके अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो आपके लिए पैसिव इन्वेस्टमेंट ही सूटेबल है। क्यों? पैसिव इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ करना ही नहीं है, ना तो आपको कंपनी एनालिसिस करना है, ना आपको इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, ना कोई टेक्निकल्स देखना है, ना कंपनी के फंडामेंटल्स देखना है। बस आप बैंक गए, आपने खाता खुलवाया सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में, वहाँ पर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अगर एफडी करा दिया है तो आपका पैसा लॉक इन हो गया है, मिनिमम पीरियड ऑफ फॉर 1 ईयर और अप टू 6 years or 7 years or 10 years, whatever conditions defined by the bank or the financial company, वो पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया वहाँ पर, उसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा। वो रिटर्न बहुत ही माइन्यूट रिटर्न्स होते हैं, माइनर रिटर्न्स होते हैं, जहाँ पर आपको कोई हेडेक नहीं है। वहाँ से आपको वो रिटर्न मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी को या बैंक को लॉस ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो वो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स अगर रेशनल इन्वेस्टमेंट या रेशनल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपने कुछ किया ही नहीं है। वहाँ पर आपने सीधा वो एक इन्वेस्टमेंट लिया और उसको आपने जो है वो पैसा बैंक में जमा कर दिया, वहाँ से आपको एक कुछ मॉडरेट रिटर्न्स आपको मिलने लगे। देन What does the financing decision of a firm involve? फर्म की जो फाइनेंसिंग डिसीजन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल डिसीजन में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ रिलेटेड विद द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल और द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। पैसा कहाँ से आएगा, अब आ गया पैसा अगर आपके पास में, तो उस पैसे को आप क्या करेंगे, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे और उसके रिटर्न्स को आप कैसे इवेलुएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपके डिसीजन मेकिंग में। देन लिस्ट द जनरल स्टेप्स इन द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने असेसमेंट ऑफ द रिस्क हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, फिर आपने रिस्क को इवेलुएट किया, व्हाट काइंड ऑफ द रिस्क, एंड आफ्टर दैट वी विल डिसाइड व्हाट टू डू। व्हाट इज़ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट? 8 और 9 में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी यू हैव टू डिस्कस कि क्या, व्हाट आर दोज बिजनेस रिस्क, व्हाट आर दोज फाइनेंशियल रिस्क। और उससे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो क्या है और अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो क्या है। देन नंबर 10, लिस्ट द 5 एक्टिविटीज़ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर। तो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वही इन्वेस्टमेंट मैनेजर की एक्टिविटीज़ हैं कि एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर अगर आप किसी कंपनी का या किसी इंडिविजुअल का फंड मैनेज कर रहे हैं या पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, आप उसकी कंपनी एनालिसिस करेंगे, आप इकोनॉमी एनालिसिस करेंगे, आप उसके टेक्निकल्स देखेंगे। आप ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद फिर फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको असेसमेंट करेंगे, फिर उसकी स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे, फिर उसमें से आप जो बेस्ट सुटेबल आपके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनको आप लेंगे। उन इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस को लेने के बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उसको एनालिसिस आप उसकी करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें वहाँ पर लॉस हुआ है। ओके, तो अब आगे बात करते हैं क्या चीज़ है, व्हाट नेक्स्ट। In the part 2, what we are about to discuss, yes, फाइनेंशियल सिस्टम की तो हमने पीछे इसमें डिस्कशन आपसे कर ही लिया था। वाई डू वी नीड फाइनेंशियल एसेट्स? फाइनेंशियल एसेट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई डू वी नीड फाइनेंशियल एसेट्स? This is also very important and we must not ignore this. Okay, कैसे हमें क्या करना है फाइनेंशियल एसेट्स में, ये देखिए आप। फाइनेंशियल एसेट्स हमारे पास में इस तरीके से हम करते हैं, एंटिटीज सीकिंग फंड्स टू इन्वेस्ट इन टेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एंटिटीज विद फंड्स अवेलेबल टू इन्वेस्ट।
फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होती हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ये होती हैं, अगर आपके पास में फ़ंड है और आपको कहीं उसको एक फिजिबल इन्वेस्टमेंट उसका करना है, तो एक ना एक आपको फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी वो आपके बीच में एक रोल प्ले करेगा इंट्रोडक्टरी का, जो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा उस कंपनी से, उस पोर्टफोलियो मैनेजर से या दूसरे डिफरेंट ऑप्शन से, और वहाँ पर आप उन एंटिटीज़ के साथ में अवेलेबल हो करके उस फंड को आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, सेकेंड पॉइंट इसका, दे परमिट द ट्रांसफरेंस ऑफ फंड्स इन सच ए वे एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट द अनअवॉइडेबल रिस्क एसोसिएटेड विद द टेंजिबल एसेट्स कैश फ्लो अमंग दोज सीकिंग एंड दोज प्रोवाइडिंग द फंड्स। तो बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसफरेंस ऑफ फंड्स कर रहे हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में। हाउएवर द क्लेम्स हेल्ड बाय द फाइनेंशियल वेल्थ होल्डर्स जनरली डिफर फ्रॉम द लायबिलिटीज issued by those entities because of the activity of entities operating in financial systems। अब आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, what is the difference between the debt and equity? very very important मेरे हिसाब से। we can classify financial instrument, अगर आपके पास में कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसे किस तरीके से आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। एक तो होता है आपका डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स को पहले हम बता लेते हैं यहाँ पर। अगर कोई कंपनी है और वो IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू मार्केट से पैसा उठा रही है, मार्केट से पैसा ले रही है, तो वो कहलाता है इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करेगी, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, कंपनी के PE रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो एंड अदर डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं, फिजिबल हैं, तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपका शेयर प्राइस मार्केट में अच्छा प्राइस देगा, अच्छा रिटर्न देगा, कंपनीज आपको उसके अगेंस्ट में डिविडेंड देगी। और ये इसका कोई एक फिक्स्ड वो नहीं है कि आपको उसमें कितना रिटर्न मिलेगा। दिस में बी सरप्लस, दिस में बी इनफाइनाइट रिटर्न्स। अब डेट की बात करते हैं। डेट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए नोट, डेट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए बॉन्ड, यानी बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, जीरो कूपन बॉन्ड, जहाँ पर आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपनीज प्रोवाइड करती हैं अगर आप उनके बॉन्ड्स खरीदते हैं। और लोन, ओके, अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टर किसी बैंक से लोन ले रहा है, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये कहलाते हैं डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या होता है, द इशूअर मस्ट पे इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो जो बॉन्ड इशू कर रहा है, जो नोट इशू कर रहा है या लोन इशू कर रहा है, ओके, वो क्या कर रहा है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स भी साथ साथ देगा और वो फिक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअली होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसमें वो आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न 4%, 5%, 10%, वॉटेवर वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अब ये सब तो थ्योरेटिकल हो गया। यहाँ से आइए बात करते हैं द इन्वेस्टर्स। द इन्वेस्टर हु लेंड्स द फंड्स एंड एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ द डेट इज द क्रेडिटर ऑफ द इशूअर। जो इन्वेस्टर पैसा दे रहा है, ओके, तो वो क्या एक्सपेक्टेशन उसकी होगी, उसकी एक्सपेक्टेशन होगी इंटरेस्ट की। एंड द रीपेमेंट ऑफ द डेट इज द क्रेडिटर ऑफ द इशूअर। और अगर वो रीपे कर रहा है डेट को तो वो क्रेडिटर ऑफ द इशूअर है। द की पॉइंट इज दैट द इन्वेस्टर इन अ डेट इंस्ट्रूमेंट कैन रियलाइज नो मोर देन द कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट। यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें कि जो डेट में कोई भी पार्टी है, ठीक है, जो सीकर है या इशूअर है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा उसको कभी नहीं मिल सकता। अगर उसका एग्रीमेंट 5% का है तो उसे 5% रिटर्न ही मिलेगा, नो मैटर कंपनी ने उसमें से 500% कमाया हो या बैंक ने उसमें से 50% कमाया, 100% कमाया, इट डजेंट मैटर। इन्वेस्टर को उतना ही मिलेगा जितना कि उसका जो प्री डिटरमाइंड उसका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। ओके, तो वी ऑफन
डेट इंस्ट्रूमेंट्स एज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। ओके, इक्विटी में ऐसा कोई रोल नहीं है। अब देखिए कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी बॉन्ड्स इशूड इन जुलाई 1993 विच मैच्योर्ड इन जुलाई 2093। अभी हुआ नहीं है, एक उन्होंने ये ले लिया है कि ये आगे है। पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7.55%। दिस मीन्स दैट डिज्नी पेज द इन्वेस्टर्स हु बॉट द बॉन्ड्स $7.55 पर ईयर फॉर एवरी $100 ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ डेट दे ओन। यहाँ पर डेट की बात हो रही है, जब उस डेट की बात हो रही है काइंड ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड आर इशूड बाय द कंपनी एट अ जीरो कूपन रेट कहते हैं उसको। जो मैच्योरिटी एक होती है, यील्ड टू मैच्योरिटी होती है, उसके बाद में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वो बॉन्ड्स मिल जाते हैं, वो रीसेलेबल भी होते हैं। तो जब हम इसको आगे स्टडी करेंगे देन वी विल स्टडी। इसके बाद की बात आ रही है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन स्टॉक। ये इक्विटी से रिलेटेड है। इसको कॉमन स्टॉक आपका एक तो हो गया प्रिफर्ड। मैंने बताया था कि अगर इक्विटी के थ्रू पैसा रेज किया जा रहा है तो या तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया जाएगा या वो कॉमन शेयर होल्डर से लिया जाएगा। तो वो इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर कोई रिटर्न फिक्स नहीं होता है। वो PLS सिस्टम पे काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सिस्टम पे काम करते हैं। प्रॉफिट हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो आपका प्रॉफिट हो गया, कंपनी को लॉस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का जो CMP है, जो करेंट मार्केट प्राइस है, वो रिड्यूस हो जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा वहाँ पर, और कंपनी फिर आपको कोई उसमें डिविडेंड पे नहीं करेगी। डू यू वॉन्ट नाउ माई क्वेश्चन टू यू, डू यू वॉन्ट डेट और डू यू वॉन्ट टू स्टॉक? देखिए, इससे पहले जो हमने स्टडी किया था और आपको मैंने बताया भी था कि एक तो होता है एक्टिव इन्वेस्टर और दूसरा होता है आपका पैसिव इन्वेस्टर। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर द डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें तो दूसरे इन्होंने एग्जांपल कन्वर्टेबल नोट्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की बात आ रही है, तो बैंक में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आप बॉन्ड्स खरीद लीजिए, आप डिबेंचर्स कंपनी इशू करती रहती हैं, टाइम बाय टाइम आप डिबेंचर्स बाई कर लीजिए। उसका एक लॉकिंग पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड के बाद में अगर आप उसको सेल करते हैं तो आपको एक फिक्स रिटर्न वहाँ से मिल जाता है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक तो यही हो गया कि आप प्राइमरी मार्केट में अगर कोई कंपनी IPO निकाल रही है तो आपने IPO बाई कर लिए, और अगर आप IPO बाई नहीं कर रहे हैं तो आपने उन शेयर्स को जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको आप सेकेंडरी मार्केट में ख़रीद लीजिए और ट्रेड करते रहिए। चाहे तो आप इंट्राडे कर लीजिए, चाहे तो आप उसको एक रूटीन इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो आप कर लीजिए। कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे हैं तो आपको इंटरिम डिविडेंड कंपनी पे करेगी, और अगर नहीं अच्छे हैं तो कंपनी आपको कुछ पे नहीं करेगी, आपका वहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं आप या रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं। अगर आप रिस्क एवर इन्वेस्टर्स हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं तो देन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर एन इक्विटी। क्लासिफिकेशन ऑफ डेट इक्विटी की अगर हम बात करें तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इन द केस ऑफ द बैंक्रप्सी ऑफ द इशूअर, इन्वेस्टर्स इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ प्रायोरिटी ऑन द क्लेम ऑन द इशूअर्स एसेट्स ओवर इक्विटी इन्वेस्टर्स। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, कंपनी कभी अगर दिवालिया होती है तो वो उन इन्वेस्टर्स को पहले पे करती है जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स वाले इन्वेस्टर्स होते हैं। इक्विटी इन्वेस्टर्स का नंबर सबसे बाद में आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि दे आर शेयर होल्डर्स, एक्चुअली दे आर शेयर होल्डर्स इन द प्रॉफिट ऑल्सो, दे आर शेयर होल्डर्स इन द लॉस ऑल्सो। ओके, द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात की जाए, फाइनेंशियल मार्केट्स देखिए 3 पॉइंट्स यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, यही 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। नंबर 1 आता है इसका, एक आता है जिसे हम बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी मीन्स इंटरेक्शंस ऑफ द बायर एंड सेलर इन अ फाइनेंशियल मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द ट्रेडेड एसेट।
प्राइस डिस्कवरी होती है शेयर मार्केट में, प्राइस डिस्कवरी होती है जो डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड रहती है। ओके, डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट में प्राइस के चांसेस हैं मार्केट में ज़्यादा होंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि बायर और सेलर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक इंटरमीडियरी उनको प्लेटफॉर्म पर लाती है, वो लोग वहाँ पर आपस में उसको डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट बाइंग प्राइस एंड व्हाट विल बी द बेस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्रेडेड सिक्योरिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी क्या है, व्हाट इज़ द लिक्विडिटी फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर हम बात करें, और अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं जो ट्रेडेड हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं यानी इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें लिक्विडिटी होती है। आपने अभी ख़रीदा, आप अभी बेच दीजिए, आप 5 मिनट के बाद बेचिए, आप 5 दिन के बाद बेचिए, या 5 साल के बाद बेचिए। सो देयर इज़ अ लिक्विडिटी। डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विडिटी नहीं होती है, उसमें लॉकिंग पीरियड होता है, और लॉकिंग पीरियड कई बार 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा ही होता है। देन रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो हाउ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड, वी विल जस्ट टेक अ लुक फाइनेंशियल क्या इसमें प्रोसेस में कैसे उसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो इन्वॉल्व हो रही है वो कैसे इसमें आ रही है, ये देखिए आप। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंसेस टू एडवर्टाइज वन इंटेंशन टू सेल और परचेज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है वो इंटरनल होती है, इंक्लूड द वैल्यू ऑफ टाइम स्पेंट इन लोकेटिंग अ काउंटर पार्टी। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आपकी जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट है, जो आप जिस लेवल पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसको बाई और सेल कर रहे हैं वहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है वही आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। ये डिपेंड करता है आपकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ पे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो इसको जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, और फिर हम इसमें आगे बात करेंगे। इसको इंटरमीडियरी सेक्शन हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं रिस्क रिडक्शन वाया डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जो पॉइंट हमने मार्कोविट्स थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो में या मॉडर्न थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो में डिस्कस किया था डाइवर्सिफिकेशन का, वही हमारा होता है बेसिकली रिस्क रिडक्शन। रिस्क कैसे हम रिड्यूस करते हैं? बाय द वे ऑफ डाइवर्सिफाइंग ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। हमारे पास में एक बास्केट है, इस बास्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हमने डिफरेंट कंपनीज ली हुई हैं और जो बिलोंग कर रही हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को। कुछ उसमें हमने मान लीजिए डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी डाल रखे हैं, एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट डाल रखा है, बॉन्ड डाल रखा है, डिवेंचर डाल रखा है। कंपनीज़ में हमने ले लिया, एक रियल एस्टेट से ले लिया, एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से ले लिया, कैपिटल गुड्स से ले लिया, हमने इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस से ले लिया, हमने फार्मास्यूटिकल से ले लिया, हमने उसमें रियल एस्टेट से ले लिया, हमने उसमें कैपिटल गुड्स और बैंकिंग ब्ला देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज़। उससे हमने एक बास्केट फॉर्म किया। उस बास्केट में हमने अपने बजट के हिसाब से सिक्योरिटीज़ को डिसाइड किया, उन सिक्योरिटीज़ को हमने उसमें रखा, और रखने से हमारा जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो गया। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन का। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि हमने एक बास्केट लिया है फ्रूट्स की, और उसमें खाली हमने उसमें मैंगोज़ डाल लिए, और मैंगोज़ हम सारे के सारे उठा के घर ले आए, खाते रहे, एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम ऐसा है जो कहेंगे यार मैंगोज़ नहीं खाएंगे, आप दूसरे फ्रूट्स लाओ। बट मेरे पास दूसरे फ्रूट्स हैं ही नहीं, बिकॉज हमारी जो बास्केट थी उसमें खाली मैंगोज़ ही भरे हुए थे। तो हमने यानी डाइवर्सिफाई नहीं किया। अगर हम डाइवर्सिफाई कर लेते, यानी उसमें मैंगोज़ भी हो जाते, उसमें हमारे पास में एप्पल भी हो जाता, गुआवा भी हो जाता, ग्रेप्स भी हो जाता, तो हमारे पास में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस बढ़ जाती। कभी हमारा आम खाने का दिल चाह रहा है तो हमने आम खा लिया, कभी हमारा सेब खाने का दिल चाह रहा है तो हमने सेब खा लिया, कभी हमारे पास में दूसरे चीज़ें हैं तो हमने वो उसमें से खा लिया। तो ये चीज़ आती है यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन से। डाइवर्सिफाई करने से हमारा जो रिस्क है वो कंपनसेट हो जाता है, वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है।
मार्कोविट्स ने 1952 में ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यानी किसी भी चीज़ का अगर हम पोर्टफोलियो बना लें तो हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, रिस्क बढ़ेगा नहीं। अगर आप इसको सिक्योरिटीज़ के सेंस में देख लीजिए, हमने एक शेयर रखा है यहाँ पर मान लीजिए GMR इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक शेयर रखा हमने यहाँ पर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक शेयर हमने रखा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, एक शेयर रखा हमने यहाँ पर फाइज़र का, एक शेयर हमने रखा यहाँ पर विप्रो का। तो हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हमारे पास में डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स यहाँ पर फॉर्म हो गए। किसी मोमेंट जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, किसी मोमेंट अगर हमें लगा कि यार ये जो इन्वेस्टमेंट हमने इसमें किया है तो सॉफ्टवेयर सेक्टर थोड़ा सा डाउन चल रहा है, बिकॉज जो कंपनीज़ हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, अपने मार्केट को वो प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सेगमेंट डाउन हो गया। कोई बात नहीं, सेगमेंट डाउन हो जाने से आपको वहाँ पर मान लीजिए 5% 10% का लॉस हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी सेगमेंट होंगे वहाँ पर, जैसे आपका रियल एस्टेट है, जैसे आपका हेल्थ सेक्टर है, जैसे आपका जो है बैंकिंग सेक्टर है, तो हो सकता है कि वो सेक्टर थोड़ा सा आपका बूस्ट कर जाए। तो जहाँ पर आपको 10% एक्सपेक्टेशन आपको बैंकिंग सेक्टर से मिल रहा था, वहाँ पर आपको 20% रिटर्न मिलने लगा। नो मैटर कि आपको 10% लॉस यहाँ पर सॉफ्टवेयर में हो गया है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये ऑल टुगेदर, यानी अगर आप देखेंगे कॉम्बो इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो कॉम्बो इफेक्ट जब आप देखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन से मोर और लेस इन्वेस्टर्स को कभी लॉस नहीं होता है। अगर लॉस होता भी है तो वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, और बाकी सिक्योरिटीज़ मिलकर उस लॉस वाली सिक्योरिटीज़ को कंपनसेट कर देती हैं। तो अगर आप ओवरऑल जब देखते हैं तो आप कहते हैं कि आपको उसमें प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। तो डाइवर्सिफिकेशन के ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो हर इन्वेस्टर की ये चॉइस होती है, ये प्रेफरेंस होता है कि वो लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में ही इन्वेस्ट करे। अब रिस्क को, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिस्क को मेजर भी किया जा सकता है, असेसमेंट ऑफ रिस्क थ्रू द स्टैंडर्ड डिविएशन, जो मार्कोविट्स ने बताया था। फिर उसके बाद में विलियम शार्प ने जो एक उसमें कॉन्सेप्ट दिया, या रॉस ने दिया, ये सब ऑल टुगेदर इन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, merely standard deviation cannot tell anything. We should know about the systematic risk also. Systematic risk is a risk which is uncontrollable by nature, और इसे डिनोट करते हैं हम बीटा से। तो बीटा इज़ अ मेजर ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क। तो अब कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट जब आदमी करता है तो वो सारे उसके बीटा फाइंड आउट कर लेता है कि यार उसका बीटा देखो कितना है, 1 है, 1.1 है, या 0.05 है, या 5 है, या 6 है। तो यहाँ पर बीटा से क्या सेंस आपको निकल करके आ रहा है? बीटा से आपको ये सेंस यहाँ पर निकल के आ रहा है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ, बीटा, ओके, अल्फा बीटा। सो दैट इज़ द बीटा। बीटा इज़ व्हाट? बीटा इज़ योर सिस्टमैटिक रिस्क। ये आपका जो होता है वो होता है सिस्टमैटिक रिस्क। रिस्क तो आपको ये पता चल गया कि सिस्टमैटिक रिस्क हो गया, एक हो गया अनसिस्टमैटिक रिस्क, ओके। तो ये हर कंपनी का अलग अलग होता है। बीटा के जो पैरामीटर्स होते हैं, तो बीटा जो है वो आपका लेस देन 1 हो सकता है, अच्छा है अगर लेस देन 1 है। जितना ज़्यादा सिस्टमैटिक रिस्क है वो नुकसानदेह है अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, और बीटा आपका इक्वल टू 1 भी हो सकता है। यानी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा आपके रिटर्न के चांसेस भी नहीं है, लेकिन फेवरेबल जो है वो ये होता है आपका, जो कहलाता है बीटा इज़ लेस देन 1। तो ये हमारा जो अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये बात आती है कॉस्ट इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन की। कॉस्ट इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर आपको मैंने इक्विटी के सेगमेंट में बता दिया, सेम कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है ये म्यूचुअल फंड में। तो देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड एंड रिड्यूसेस इट्स रिस्क। तो अगर ये पॉइंट आपका आता है एज अ शॉर्ट ऐसे कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिस्क रिडक्शन वाया डाइवर्सिफिकेशन, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द मार्कोविट्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट या मॉडर्न थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो।
वहाँ पर आप पूरा का पूरा एक ऐसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो आप वहाँ पर लिख दीजिए। मॉडर्न थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो लिखने के बाद आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो एक बास्केट से फॉर्म होता है या एक पोर्टफोलियो से फॉर्म होता है, जिसमें डिफरेंट डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। उन सिक्योरिटीज़ में अगर आपका 10 सिक्योरिटीज़ आपने रख लिया बास्केट में, पोर्टफोलियो में, 3 में आपको लॉस जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी के जो 7 हैं उसमें भी लॉस जा रहा होगा। तो बाकी के 7 में से अगर हो सकता है 5 आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है, एक उसमें बिल्कुल आपका ब्रेक इवन पर है और एक आपका थोड़ा सा आपको एक कम रिटर्न दे रहा है, तो ओवरऑल जब आप उसे कंबाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि यस यू हैव गेन्ड समथिंग, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। तो डाइवर्सिफिकेशन का ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है फाइनेंशियल सिस्टम में। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर नॉट अवेयर ऑफ दैट सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस। जो इन्वेस्टर्स को इसकी रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस पता है वो हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ ही जाते हैं और अदरवाइज दे अवॉइड द इन्वेस्टमेंट और वो पैसिव इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। पैसिव इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? पैसिव इन्वेस्टर्स मैंने आपको बताया वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना लॉस जो है वो नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। वो चाहते हैं सिर्फ उनको प्रॉफिट मिले, नो मैटर छोटा ही प्रॉफिट मिले, छोटा गेन मिले, लेकिन कोई बात नहीं। वो क्या करेंगे कि बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे, वो क्या करेंगे डिवेंचर्स बाई कर लेंगे, वो बॉन्ड्स खरीद लेंगे, वो उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उनको ये पता है कि उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है। इवन आई हैव ऑब्जर्व, आई हैव नोटिस कि वो इवन गोल्ड और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं क्योंकि आपको रिटर्न का तो आपको पता नहीं है कि उसमें रिटर्न कितना मिलेगा। कभी गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, कभी गोल्ड प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। रियल एस्टेट में भी ऐसा है, कभी सेक्टर बूम स्टेज पे है, बिल्कुल ग्रोथ स्टेज पे है तो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। अब आजकल के दौर में वो रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन है क्योंकि सप्लाई ऑफ द बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर मोर दैन देयर एक्चुअल डिमांड। तो वर्चुअल डिमांड पे तो होता नहीं है कुछ, जो एक्चुअल डिमांड होती है उसी बेसिस पर उसके प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं, जो सेलर और बायर एक प्लेटफॉर्म पर आ करके उसको डिफाइन करते हैं। तो ये हमने आपको यहाँ पर बताया कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है। अब रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, फिर उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा नटशल में ये भी स्टडी कर लेते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट की होती हैं वो क्या होती हैं। तो जैसे यहाँ पर जो चूँकि बुक है हमारी दैट इज़ बेस्ड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1933, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज एक्ट ऑफ 1934, इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट 1940, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एक्ट ऑफ 1940, फेडरल सिक्योरिटीज़ एक्ट ऑफ 1964, ये सब बॉडीज़ एक्चुअली में क्या कर रही हैं, व्हाट दे आर हैव बीन डूइंग, ये सब जो फॉर्मेशन हो गए आपके, ये एक्ट हो गए जो अभी तक वहाँ पर चल रहे हैं। सेम भी अगर इंडियन एस्पेक्ट में बात करें तो हमारे पास में आता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, ओके। फिर हमारे ये उसके अंडर में जो स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आ गया, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ गया, तो उनको वो रेगुलेट करता है, उनको वो गवर्न करता है और इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलेटरीज जारी करता है कि, और उनको वक्त पे और टाइम बाय टाइम उनको सब बताता रहता है कि विच आर द क्या चेंजेस आ गए हैं, मर्चेंट बैंकिंग के क्या नए रूल्स आ गए हैं, और कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है। और बेसिक थिंग इज़ दैट कि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करता है कि कहीं उनके साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो रेगुलेटरीज बॉडीज़ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडीज़ हैं जो ये सब बताती रहती हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर ये आता है आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट ऑफ 1940। तो ये क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज, SEC मतलब होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, गिव्स द SEC रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवर publicly held companies that are in the business of investing and trading in securities। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी देता है जितनी भी पब्लिकली हेल्ड कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में एडवाइजरी वो जारी करता है इन्वेस्टर्स के लिए। फिर और भी सब बहुत सारे इसमें ये इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज़ फ्रॉड इन्फोर्समेंट है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो अलाउड नहीं होती है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनीज़ के एस्पेक्ट में ये बात हो रही है
कंपनीज का एस्पेक्ट में। This insider trading and securities fraud enforcement act of 1988 in United States of America that governed the New York Stock Exchange and Nasdaq। तो वो क्या कर रहा है, कंपनीज को मॉनिटर करता है, कंपनीज को ऑडिट करता रहता है टाइम बाय टाइम कि कहीं उसमें इनसाइडर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं वर्चुअली, या कुछ फॉल्स बेसिस पर वो अपने शेयर प्राइसेस को इन्हेंस कर रहे हैं। और इन्वेस्टर्स तो नोविस है, इन्वेस्टर्स को मालूम नहीं कि वो कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ में छेड़छाड़ हो रही है और उनके शेयर प्राइसेस को कैसे हाइक किया जा रहा है। तो इसके लिए ये एक इन्फोर्समेंट एक्ट इन 1988 फॉर्म हुआ था, जिसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज़ फ्रॉड एनफोर्समेंट एक्ट ऑफ 1988। फिर और भी तमाम बहुत सारे इसमें एक्ट हैं, उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। फिर आता है ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को हम अभी इस पार्ट में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आता है फिर आपका ट्रेजरी बिल्स आ गया, आपके यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आ गए, कॉमर्शियल पेपर्स आ गए एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट्स एंड बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस यहाँ पर आ गए। ये सारे जो होते हैं ये आते हैं आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो एक तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया आपका शेयर मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आपके आ गया ट्रेजरी बिल्स आ गया, आपका नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स आ गए, कमर्शियल पेपर्स आ गए एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट्स आ गए। डेट में आपको मैंने बता दिया कि डेट में आपका जो होता है वो भी फिक्स होता है, ये भी फिक्स है, वैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी फिक्स होते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं बेसिकली। तो डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में आपका क्या चीज़ आ जाएगी, डेट में आपका बेसिकली जो है वो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, बैंक का, बॉन्ड का, डिबेंचर का, ये सारी चीज़ें जो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मार्केट में सर्कुलेट होती हैं और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अब ये चीज़ें यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, कमर्शियल पेपर क्या है, प्रॉमिसरी नोट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, तो ये इनको हम एक कंप्लीट सेशन में हम स्टडी करेंगे, बट नॉट नाउ। सो आज के सेशन में हम यहीं पर इसको एंड कर रहे हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। ओके, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा आ जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ जाएगा, ट्रेजरी बिल्स आ जाएंगे एंड कमर्शियल पेपर्स यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। ओके।